हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में विभिन्न संक्रमण धातुएं जैसे कि कॉपर, निकेल, जिंक, क्रोमियम और प्लेटिनम हो गया। संक्रमण धातु इसे कहते हैं जिनका जो वैलेंस शेल हो यानी बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन हो वो डी ऑर्बिटल में आता हो। तो ऐसे धातुओं से कई सारे योगात्मक यौगिक बनाए गए जिनमें उनके गुणों के आधार पर देखा गया है कि ये जो योगात्मक यौगिक है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा डबल सॉल्ट, जिसे हम लोग कहते हैं द्विक लवण, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमको जानकारी प्राप्त करनी है कि द्विक लवण होता क्या है। और दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसे कहते हैं संकर या संकुल लवण। ठीक है, संकर या संकुल लवण। किसी बुक में आपको संकर लवण दिया होगा और किसी बुक में संकुल लवण दिया होगा। तो ये हमारे सिलेबस में हमको जो है डिटेल में इसकी स्टडी करनी है और इसी को ही हम लोग उपसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। तो आप ये जो अभी आगे जान जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि इसको उपसंयोजन यौगिक क्यों कहते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विक लवण और संकर लवण होते क्या हैं। तो ऐसा देखा गया कि ये जो यौगिक हमने जो प्राप्त किए, मतलब ऐसा जो यौगिक पाया गया, उनके गुणों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट, ये हमारा है फेरस अमोनियम सल्फेट। और दूसरा मान लीजिए हमने ले लिया K4FeCN6। ठीक है, ये दो यौगिक अलग अलग हैं। अब इनमें से ऐसा देखा गया कि जब इसका हम लोग विलयन बनाते हैं, इसका विलयन बनाएं और इसका विलयन बनाएं, विलयन मतलब इसको जल में घोलें। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो यौगिक है ये अपने आयनों मतलब कि Fe2+ में, SO4 में, NH4+ में और SO4 में क्या होता है, टूट जाता है। और इसको जब विलयन इसका बनाया गया तो देखा गया कि यहाँ पर K4 अलग हो रहा था और ये जो पूरा एक साथ यानी FeCN6, यहाँ पे 4 है तो 4K+ होगा 4-, ये अपने आयनों में ही टूटता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो यौगिक ये जिससे मिलकर के बना है, इसमें जितने सारे आयन से सभी अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जबकि इसमें जो है ये तो मान लीजिए हमारा धातु आयन है, ये हमारा हो जाएगा, इसको कहते हैं संकर आयन। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। इसी के आधार पर हमने कहा कि ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट इसे कहा द्विक लवण और इसे कहा संकर लवण। और हमको डिटेल में जो है इसी संकर लवण की स्टडी करनी है, इसी को हमको पढ़ना है। बस आपको जानना था कि डबल सॉल्ट होता क्या है। तो डबल सॉल्ट द्विक लवण से कहते हैं जो जिसका विलयन बनाने पर वो क्या हो जाए, अपने आयनों में क्या हो जाए, टूट जाए, उसे हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी संकर लवण होता है, अगर उसका विलयन बनाते हैं तो वो जो है केवल अपने धन आयनों और ऋण आयनों में टूटता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि द्विक लवण क्या होता है और संकर लवण क्या होता है। अब हम जो है इस संकर लवण की डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इसके लिए वर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया इन्हीं उपसंयोजन यौगिकों के बारे में, और उन्होंने इस यौगिकों के बारे में कई सारी जो है बातें बताई। तो अब हम जो है इसी सिद्धांत की जो है चर्चा करेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट था, जो इसका पहला पॉइंट है इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं वर्नर का उपसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत वर्नर वैज्ञानिक का नाम है। और इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोग जो है जानेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है, जो वर्नर ने बताया कि जो उपसंयोजन यौगिक होता है उसका जो केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय धातु की दो संयोजकताएं होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय धातु कहते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एग्जाम्पल K4FeCN6, ये मान लीजिए हमारा एक संकर यौगिक है। अब इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है यानी जो बड़े ब्रैकेट में जो हमारा धातु है, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु। ठीक है, तो वर्नर ने क्या कहा कि वर्नर ने कहा कि ये जो केंद्रीय धातु होता है संकर यौगिक में, इसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है। इसकी जो संयोजकता होगी दो प्रकार की होगी। एक को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, अच्छा, अब प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? तो वर्नर ने बताया कि ये जो धातु है इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी यहाँ पर ये जो यौगिक यहाँ पर जिस ऑक्सीकरण अवस्था में है वही उसकी कहलाती है प्राथमिक संयोजकता। और ये जितने ऋणावेशित या विद्युत उदासीन
लिगेंड के साथ, यानी क्या लिगेंड कह सकते हैं या समूह कह सकते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि लिगेंड क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे ये धातु Fe है, ये जितने यहाँ पर देखिए Cn जो हमारा है, इसी को हम लोग लिगेंड कहते हैं। ये एक समूह है Cn समूह, ये यहाँ पर लिगेंड का काम करता है। तो आयरन यहाँ पर जितने Cn समूह के साथ जुड़ा होता है वो उसकी कहलाती है द्वितीयक संयोजकता। और यहाँ पर ये जो Cn समूह है, यहाँ पर मान लीजिए Cn तो माइनस में होता है, ये विद्युत उदासीन भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। तो जो हमारा केंद्र धातु होता है, केंद्र धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। और केंद्र धातु जितने विद्युत उदासीन समूह या फिर ऋणावेशित समूह के साथ जुड़ा होता है वो उसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं इसकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को, समझते हैं कि कैसे जो है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन जो है जब ये टूटता है, K4 FeCN6 ये टूटता है अपने आयनों में, तो यहाँ पर 4K+ हमको मिलता है, 4K+ प्लस यहाँ से ब्रैकेट में FeCN6 के ऊपर 4-, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि कैसे आयनों में ये टूटता है, और इसी को कहते हैं संकर आयन। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि Fe कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि आयरन जो है, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था X है, तो X प्लस एक Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो कितने Cn है? 6 Cn है, तो 6 गुणे -1 बराबर, अब जितने ऊपर जो चार्ज होते हैं 4 माइनस तो -4, इसको हल करते हैं तो x यहाँ गुणा करेंगे तो x -6 बराबर हो जाएगा -4, 6 को सरफ कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। यानी यहाँ जो आयरन है ये सेकेंड ऑक्सीकरण स्टेट में है। और कभी भी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था लिखा जाएगी उसको रोमन नंबर में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड में। अब यही इसकी कहलाएगी क्या? प्राथमिक संयोजकता। यानी इस संकर यौगिक के लिए ये जो आयरन है, केंद्रीय धातु है, इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो +2 है, ठीक है। अच्छा, बात करें द्वितीयक संयोजकता की, तो द्वितीयक संयोजकता में ये कितने Cn समूह के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको कि 6 Cn समूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो द्वितीयक संयोजकता है वो कितनी है? वो 6 है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो है पॉइंट वर्णन ने बताया कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है। आयनीय मतलब कि ये इस पर कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा, प्लस या माइनस में, लेकिन यहाँ पर धातु की बात करेंगे तो धातु में हमेशा प्लस ही चार्ज होगा। अच्छा, जो द्वितीय संयोजकता होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये केवल नंबर होता है, संख्या होती है। जैसे अगर 2 के साथ जुड़ा है तो द्वितीय संयोजकता 2 हो जाएगी, 3 के साथ जुड़ा है, 4 के साथ जुड़ा है या 6 के साथ जुड़ा है तो यही उसकी क्या हो जाएगी? द्वितीयक संयोजकता। यहाँ पर अलग अलग धातुएं जो है अलग अलग प्रकार की द्वितीयक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट वर्णन ने बताया, चौथा पॉइंट वर्णन ने बताया कि अलग अलग आयन जो है अलग अलग प्रकार की द्वितीयक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे कि Ag+ है, Ag+ और Cu+, इसकी जो जो द्वितीयक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता ये होती है 2, यानी Ag+ और Cu+ हमेशा 2 समूह के साथ ही जुड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें जैसे Ni2+ Cu+ हो गया, Ni2+ और Cu+ की, तो इसकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी Ni2+ और Cu2+ हमेशा 4 जो है समूह के साथ जुड़ता है। अच्छा, 6 की बात करें तो 6 में Fe2+ Cu2+, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे कि Fe2+ जो भी हमने लिया था एग्जाम्पल, और Cu2+ या CO2+, यहाँ पर इसकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो 6 होती है। तो अलग अलग प्रकार के धातु आयन, अलग अलग प्रकार के केंद्रीय धातु अलग अलग प्रकार की द्वितीयक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि जैसे Ag+ है तो इसकी द्वितीयक संयोजकता 2 ही होगी, Ni2+ है तो इसकी द्वितीयक संयोजकता 4 ही होगी, और Fe2+ है या CO2+ है तो इसकी द्वितीयक संयोजकता जो है कितनी होगी? 6 होगी। तो ये सारी बातें जो हैं वर्नर सिद्धांत की थी, तो इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्णन ने क्या कहा? वर्णन ने कहा कि जो भी हमारा उपसंयोजन यौगिक होता है वो उसमें जो केंद्रीय धातु होता है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो है, पहले मैं आप एग्जांपल लिख दें। प्राथमिक संयोजकता उस पर निर्भर करती है कि यहाँ पे जो केंद्रीय धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहाँ पर केंद्रीय धातु किस ऑक्सीकरण अवस्था में है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। और द्वितीयक संयोजकता ये कहता है कि जो केंद्रीय धातु है ये कितने समूह के साथ, अब ये समूह ऋणावेशित भी हो सकता है और विद्युत उदासीन भी हो सकता है, तो जितने समूह से जुड़ा होगा वो उसकी कहलाएगी द्वितीयक संयोजकता। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि वर्णन ने कहा कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है वो आयनीय होती है, यानी आयनाइजेबल होती है, वो 2 हमेशा चार्ज ही होगा। जैसे कि आयरन यहाँ पे आया तो आयरन हमने ऑक्सीकरण अवस्था निकाला तो Fe कितना आया था? Fe आया था +2 स्टेट में,
ठीक है। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो केवल संख्या पे डिपेंड करती है कि संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। वो अलग अलग आयन पे डिपेंड करता है। अलग अलग आयन के लिए अलग अलग द्वितीयक संयोजकता होती है। और द्वितीयक संयोजकता को उसकी उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। उपसंयोजन संख्या, ये अभी आगे जो है हमारी हेडिंग आएगी, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे उपसंयोजन संख्या। तो ये सारी बातें जो हैं वर्नर सिद्धांत की थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एक उपसंयोजन यौगिक लिया है। अब ये जो है आपको बताते हैं कि ये कैसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु है वो Fe है। Fe यहाँ पर कितने Cn के साथ जुड़ा हुआ है? 6 Cn परमाणु के साथ, जो कि इस प्रकार जुड़ा होता है। 6 Cn परमाणु जो है, अलग अलग Cn परमाणु इस तरह से जो है इस केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पूरा एक ब्रैकेट में है और इसके बाहर होता है क्या? K4। तो ये जो हमारा उपसंयोजन यौगिक है ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो ये जो हमारा केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु अब इन 6 लिगैंड से जुड़ने के बाद जिस ऑक्सीकरण अवस्था में आता है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। और यहाँ पर ये जितने लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है वो उसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। अच्छा, द्वितीयक संयोजकता को हम लोग उसकी जो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु है उसकी उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। यानी यहाँ पर इस जो आयरन है इसकी उपसंयोजन संख्या 6 है, यानी ये 6 लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी उपसंयोजन संख्या 6 है। अच्छा, यहाँ पर ये जो Cn है, ये 6 Cn है, इस Cn को हम लोग लिगैंड कहते हैं। केंद्रीय धातु से जो भी हमारा परमाणु जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु हमारा है, केंद्रीय धातु से जो भी परमाणु जुड़ा होगा इस परमाणु को कहते हैं लिगैंड। लिगैंड, ठीक है, लिगैंड कहते हैं। अच्छा, ये जो लिगैंड है ये लिगैंड विद्युत उदासीन भी होता है और विद्युत ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर तो ये जो Cn है ये Cn माइनस के फॉर्म में होता है, तो यानी यहाँ पर ये विद्युत ऋणात्मक है और ये विद्युत उदासीन भी हो सकता है, जैसे कि H2O जुड़ा होता है कि किसी यौगिक में, या फिर NH3, ये सारे के सारे विद्युत उदासीन हैं। तो लिगैंड किसे कहते हैं? केंद्रीय धातु से किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु से जो परमाणु समूह जुड़ा होता है उसी को लिगैंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो लिगैंड है यहाँ पर ये किस तरह से जुड़ा होता है? लिगैंड हमेशा अपना जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको आयरन को, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन आयरन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन आयरन को, सभी के सभी 2 इलेक्ट्रॉन अपने आयरन को देते हैं। और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि उपसंयोजन बंध यहाँ पर बनता है। जितने लिगैंड होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है आयरन को, जो हमारा केंद्रीय धातु उसको देते हैं। तो भी यहाँ पर जो बंध बनता है उसको उपसंयोजन बंध कहते हैं और इस पूरे यौगिक को कहते हैं उपसंयोजन यौगिक। अच्छा, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पर Cn माइनस हमने लिया तो यहाँ पर ये 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कुछ ऐसे लिगैंड भी होते हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है NH2 CH2 CH2 NH2, ये भी एक लिगैंड है। ये ऐसा लिगैंड है कि जो है ये एक ही लिगैंड हमारा है, एक ही लिगैंड है। ये केंद्रीय धातु को यहाँ से एक बंध बनाता है और यहाँ से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है। मतलब एक ही समूह में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है केंद्रीय धातु को। तो इसको कहते हैं, इसको तो हमने कहा ये जो Cn माइनस है ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक लोन पेयर देता है, तो उसको कहेंगे कि ये एक दंती यानी मोनोडेंटेट, उसको मोनोडेंटेट लिगैंड कहते हैं। मोनोडेंटेट लिगैंड यानी कि एक दंती लिगैंड। ऐसा कोई समूह जो केंद्रीय धातु के साथ एक उपसंयोजक बंध बनाता हो उसे हम लोग कहते हैं एक दंती लिगैंड। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये जो द्विदंती लिगैंड है, इसका एक एग्जांपल ले लें। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हमने इसको लिख लिया CH2, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर CH2 NH2 CH2 NH2, बीच में हमने ले लिया Cu NH2 CH2 CH2 और NH2। ये भी हमारा क्या है? एक उपसंयोजन यौगिक है। और इसमें देखा जा रहा है कि ये जो केंद्रीय धातु कॉपर है, कॉपर को ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक बंध यहाँ से बनाता है और एक बंध यहाँ से, एक बंध यहाँ से, एक बंध यहाँ से। तो हमारा जो एक ही ये है, एक ही जो लिगैंड है ये 2 बंध बना रहा है केंद्रीय धातु के साथ। और यहाँ पर भी एक ही लिगैंड है, ये भी 2 बंध बना रहा है, 2 उपसंयोजक बंध बना रहा है केंद्रीय धातु के साथ। तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये द्विदंती लिगैंड है, यानी बाईडेंटेट लिगैंड, द्विदंती
लिगैंड हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी जानकारी जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब आने वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि किसी उपसंयोजक यौगिक का आईपीसी नामकरण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।